डायरेक्शन है इस तरह से, तो ये तीनों रेज एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये तीनों रेज एक प्लेन में नहीं है, ये अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये एक प्लेन में नहीं है ना। अगर आप इनको एक प्लेन में लोगे, एंगल बनाएगी 90 की एंगल बनाएगी। नॉर्मल कितने का एंगल बनाएगी? 90 का बनाएगी। तो अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जाएगा? 40। रिफ्रैक्शन भी दिखाती है लाइट, है ना। लाइट किसी मीडियम से आर पार हो जाना, रिफ्रैक्शन फिनोमिना। उसके बाद डिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाती है। टोटल फिनोमिना की बात करें तो ये लाइट दिखा रही है। चौथी, है ना, क्या इंटरफेरेंस दिखाती है। उसके बाद क्या दिखाती है? लाइट जो है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन दिखाती है। तो टोटल 5 फिनोमेना लाइट शो कर रही है। लेकिन नीचे वाली 3 फिनोमेना को हम क्लास 12th में मजे से पढ़ेंगे, है ना। तो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। इस क्लास 10th में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो आइए हम बात कर रहे हैं बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है ना, लाइट के रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो लाइट किसी जगह से आ रही है और इस ऑब्जेक्ट पे आके टकरा के चली गई, उसी मीडियम में चली गई। जैसे एयर से लाइट आई, ठीक है, एयर से लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट पे टकराई और फिर उसी मीडियम में चली गई, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट बीम, लाइट रेज अगर फॉल होती है ना, तो उसका कुछ पार्ट, है ना, लाइट उसी मीडियम में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उस पर लाइट आ रही है और फिर टकरा के जा रही है, तो ये तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट का आना और टकरा के चले जाना, ये रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ लाइट एब्जॉर्ब भी तो होगी इसमें, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट की वजह से गर्म भी तो हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली लाइट को क्या करेगा? ऑब्जर्व भी तो करेगा। तो जब ये ऑब्जर्व करेगा लाइट को, है ना, तो ऑब्जर्व भी होगी लाइट टकरा के जा रही है। लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो लाइट इसके आर पार भी जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसमिट भी कर सकती है, लाइट ट्रांसमिट भी हो सकती है। ट्रांसमिट कब होगी? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट ट्रांसमिट होगी, है ना। लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, हर चीज से रिफ्लेक्ट होगी, हाँ, रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्जर्व भी होगी, है ना। तो बेसिकली हमने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन और क्या बोल सकते हैं हम उसको? ट्रांसमिट करेगी लाइट, है ना। ट्रांसमिशन, तीनों फिनोमेना हो सकती है। लेकिन अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो केवल ऑब्जर्व होगी, ट्रांसमिट नहीं करेगी लाइट, ठीक है। चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन से शुरू कर रहे हैं बच्चे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन पहले इसका, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। The bouncing back of light, the bouncing back of light in the same medium, the bouncing back of light in same medium after striking a सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन ही तो है जिसे आप, मतलब जिसकी वजह से आप चीज़ों को देख पा रहे हो, ठीक है। अगर इस मार्कर को अगर आपको देखना है, देखो मार्कर क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। ये मैं समझाऊंगा, पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हम लोग मिरर ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट के नाम पे, और लाइट ऐसे आई और ऐसे टकरा के चली गई, तो सर मीडियम क्या था? एयर, और यहां भी क्या है? एयर। तो एयर से आई और एयर में ही चली गई, तो ये जो फिनोमेना है सर, ये क्या है? ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन का है, ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन का है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि सर ऑब्जेक्ट क्या है, और इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना का क्या फायदा है ना। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसे आप ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हो, है ना। ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये लाइट को इमिट कर रहा है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैटर या ऑब्जेक्ट का दूसरा डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यह है कि जो लाइट को इमिट करे, समझ रहे हो। तो ये
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? देखो इसका खुद का लाइट नहीं है, ये लाइट आने वाली लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, बल्ब ऊपर लगा हुआ है, ये लाइट भेज रहा है इस पे, इसके ऊपर, और ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और यही लाइट मेरी आई में आ रहा है और तभी हम इसको देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ये है कि जिसके जो लाइट को इमिट करता हो, है ना, इमिट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। और नॉन ल्यूमिनस इसलिए है क्योंकि इसका खुद का लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। जैसे मून, उसका भी खुद का लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट कर। लेकिन सन क्या है? सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टॉर्च क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो बेसिकली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका खुद का लाइट होता है। ठीक है, तो अब हम यहां बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना अगर नहीं होगी तो क्या होगा? अरे रिफ्लेक्शन फिनोमेना अगर नहीं होगी तो ऐसी चीज हम नहीं देख पाएंगे जहां पे डायरेक्ट लाइट नहीं पहुंच रही है। जैसे मान लो कि अभी मैं इस रूम में हूं, इस रूम में सनलाइट नहीं आ रहा है, मैंने ये लाइट भी बंद कर दिया है, तो भी चीजें मुझे डे टाइम में तो भी चीजें विजिबल होंगी। ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट ऐसी जगह भी पहुंच पा रही है जहां पे जहां पे सन का लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे इस रूम में सन का लाइट मान लो नहीं आ रहा है, तो भी चीजें विजिबल होंगी। क्यों विजिबल होंगी? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना आउटर सरफेस से, बाहर की चीजों से, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पे लाइट आ रही है रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्या आगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मिटाओ। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का दो टाइप है मेनली। एक हो गया तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें लाइट पैरेलल आएगी और पैरेलल जाएगी, और दूसरा हो गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसको समझो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ना, इसी को पता है हम क्या कहते हैं? इसी को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ रहे हो? अब देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम एग्जांपल से समझेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? ये हमारा कोई सरफेस है ना, तो चूंकि हम सरफेस जब भी बनाते हैं तो हम लोग मिरर को कंसीडर करते हैं, क्योंकि मिरर जो है एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। मिरर नहीं है, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का। अगर आप उसे एक मिरर के एक साइड में लगा देते हो, वैसे सिल्वर मेटल अगर आप लगाओगे तो उसकी साइड में कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट से आपको कोटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो सिल्वर मेटल मतलब हट जाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर मेटल को। और सिल्वर मेटल लगाने से क्या होगा? एक बहुत प्लेन मिरर जो है ना, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाएगा लाइट का, मतलब ऑलमोस्ट पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके ऊपर जितनी लाइट रेज फॉल होती है ना, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मान लो कि ये लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, है ना, तुम देख रहे हो ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। ये लाइट रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल। तो अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना बच्चे, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, है ना, तो ये लाइट रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जाएंगी। ठीक है, तो ये लाइट रेज पैरेलल आई है ना, तो ये लाइट रेज जाएंगी भी पैरेलल। कैसे जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। समझ रहे हो? ये लाइट रेज जाएंगी भी पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें पैरेलल लाइट आती है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लाइट जाती है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन अगर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की तुम बात करोगे या रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इसमें सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, रफ सरफेस हो जाएगा। अब लाइट रेज पैरेलल तो आएंगी, ठीक है, लाइट रेज पैरेलल तो आएंगी, लेकिन जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो चूंकि लाइट रेज आती पैरेलल है, इंसिडेंट रे आती पैरेलल है, पर जाती किधर है? डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो इतना समझ में आ गया। चलो अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन का मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में तो समझोगे कि लाइट कैसे आती है और कैसे जाती है ना। तो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात हो रहा है। रिफ्लेक्शन का क्या लॉज है? देखो दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। ठीक है, दो लॉज है ना। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लिखता हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के
ये पहला लॉ है, ठीक है, यानी आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के, ये फर्स्ट लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies into the same plane, all lie in the same plane, ये हो सकता है। अब इसको समझते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग अभी, एक मिरर से रिफ्लेक्शन कराएंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। समझो, देखो एक यहाँ पे मैंने मिरर बना दिया, ठीक है, मिरर बना दिया। ये जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट रे है, आने वाली रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। और यहाँ पर हम खुद से ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम अच्छा बन जाए, ये हो गया, चलो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना। तो अगर मान लो कि ये जो ए है और इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने एन बोल दिया, और ये मेरा मिरर है एम एम डैश, ठीक है। तो ये जो ए ओ है वो क्या है, रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो हो गया मेरा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल उसी तरह से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होता है हर जगह, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, किसी भी सरफेस से हो, कोई सा भी सरफेस हो, एंगल आई का मान एंगल आर का मान हमेशा इक्वल होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसमें कुछ टर्म्स हैं इसके नाम जान जाओ, ये एओ को हम कहेंगे रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम कहेंगे नॉर्मल, और ये जो ओ है इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो प्लेन आप देख रहे हो, इस प्लेन का नाम है ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ, है ना, इंसिडेंट रे है, ये बोल सकते हैं हम, है ना। यानी कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो प्लेन है ना, उसे प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे कहते हैं, और इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, क्या इंसिडेंट रे का प्लेन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन हो गया। अब यहाँ समझते हैं कि जो ये सेकेंड लॉ है ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, देखो अगर मैंने मान लो तीन रेज में बना रहा हूँ और ये तीनों रे का ऐसे ये अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये एक प्लेन में नहीं है ना। अगर आप इनको एक प्लेन में लोगे, इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे और ये मेरा नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया। तो ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर का मान बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, find the angle between incident ray and reflected ray in the following. अगर एक मिरर है, यहाँ पे एक रे आ रही है, ये रे ऐसे जा रही है, इसके ये वाला एंगल का मान जो है वो 50 डिग्री दिया है ना। और तुम्हें फाइंड करना है इंसिडेंट रे, यानी इसका नाम रख दो ए ओ बी एन, इसको एम एम डैश, तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। किसके बीच का एंगल, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलो फाइंड करो। देखो हम करते हैं, यहाँ पे
AOB ये वाला एंगल तुम्हें फाइंड करना है। तुमसे पूछा है कि AOB की जो वैल्यू है वो क्या है, व्हाट, ये फाइंड करना है। अब तुम एक बताओ, नॉर्मल जो होगी ना, नॉर्मल कितने डिग्री के एंगल बनाएगी, 90 के एंगल बनाएगी। नॉर्मल कितने का एंगल बनाएगी, 90 का बनाएगी। तो अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जाएगा, इंसिडेंस जो होगा इस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो जो एंगल होगा, एंगल AOB की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, एंगल AON प्लस एंगल BON, ये कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक केस है जिसको हमें समझना है कि जब कोई रे मिरर के परपेंडिकुलरली आती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तब एंगल I एंगल R का मान हमें पता करना है कि क्या होगा। आइए देखते हैं। हटा मजी सटकली तेरा, अभी देखना, टॉपिक का नाम होगा व्हेन इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर होगा। व्हेन इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली टू द मिरर। अब समझना ध्यान से कि यहां पे एक मैंने मिरर बना दिया, ठीक है, और ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया। देखो ये ऐसे रे आ रही है, ठीक है, ऐसे रे आ रही है, ठीक है। तो बताओ नॉर्मल भी तो इसी पर होगा, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है तो नॉर्मल भी इसी पर होगा, इंसिडेंट रे भी इसी पर होगा। अब सोचो कि मिरर तुम्हारा ये था, ये नॉर्मल था, है ना, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आती तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे और करीब में आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, नॉर्मल के और करीब में आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो गया। धीरे धीरे जब इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो इंसिडेंट एंगल का मान कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्या हो जाएगा, I का मान 0 हो जाएगा। और चूंकि I और R आपस में बराबर होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मिरर 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब जब इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पे मिरर के साथ आती है, 90 डिग्री के एंगल पे मिरर पे फॉल होती है, तो I और R का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां पर I का मान ये नहीं है बाबू, ये I का मान नहीं है, ये मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ना। ये वाला एंगल किस तरह से, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 50 है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच की एंगल कितनी है तो 90 हो जाएगी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल देखेंगे अभी हम। एक छोटा सा क्वेश्चन, आइए सबसे पहले यहां पे इफ अ रे ऑफ लाइट falls on the mirror falls on the mirror makes 40 degree angle with it, find the deviation of reflected ray। ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई लाइट मिरर पे इंसिडेंट हो रही है कितने डिग्री पे, 40 डिग्री के एंगल पे, तो हमें रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन निकालना है। अभी देखो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, 40 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, 40 डिग्री पे इंसिडेंट हुई। तो ये सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे को अगर आप आगे बढ़ाइएगा ना, अगर आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना बेंड हुई है, कितना डेविएट हुई है, ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले काम करो, ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 50, है ना, टोटल 90 होता है, फिर ये कितना हो जाएगा, 50 हो गया। एंगल I एंगल R के बराबर होता है, ठीक है। अब एक सोचो कि अगर ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे ऐसे मैंने इसके पाथ को प्रोड्यूस किया है, और यही इंसिडेंट रे जो है ये बाद में जाके क्या बनी है,
रिफ्लेक्टेड रे। तो यानी ये अगर ऐसे चली जाती, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे कितनी डेविएट हुई है इससे ये वाला एंगल से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो ये टोटल 180 बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये टोटल 180 बनेगा। ये 50-50 कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये पूरा एंगल 80 हो जाएगा, है ना। जिसको आप ए मान लो, इसको बी, इसको मान लो ओ, इसको एन मान लो, तो आप लिखोगे एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ एन, ये टोटल कितना होगा 180। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी निकाल लोगी 180, तो इसकी वैल्यू ए ओ एन की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कितनी 80, ठीक है। तो इस तरह से हम डेविएशन भी निकाल सकते हैं बच्चे कि कितना डेविएट होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।